जरूरी है कि विश्व में जितनी चुनौतियां हैं उनका सामना करने का अगर सामर्थ्य कहीं है तो वेस्टर्न विजन में नहीं है। वो करा रहे हैं वेस्टर्न, उनकी अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं कि विकल्प क्या होगा। तो विकल्प में भारत की जो एक समग्र दृष्टि है, विजन, दृष्टि, ये पूरे दुनिया को ही रक्षा कर सकती है। और हम ही नहीं कह रहे, एक विल डुरांट फिलोसोफर है अमेरिका का, 24 वॉल्यूम किताब लिखा है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। पूरी दुनिया की सारी स्टोरीज का उसने मूल्यांकन किया और वो कहता है कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो एकमात्र हमें विकल्प में भारत की संस्कृति दिख रही है। लेकिन कौन सी संस्कृति? ये वाली नहीं जो बिरादरी और लूट मार, भ्रष्टाचार और झगड़े, आतंक, आक्रामकता में व्याप्त है, ये नहीं। जो हमारी मूल आत्मा है हमारी भारतीय संस्कृति की, जो दृष्टि है उपनिषदों की, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, जो दृष्टि है हमारी समग्रता की, उसकी बात करते हैं कि उधर अगर जाएंगे तो पूरी दुनिया बचेगी। अगर हम तेन भुंजिता की बात करेंगे, हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करेंगे, आपके अधिकारों की बात समाहित मानेंगे उसमें। अगर हम ये मानेंगे कि अगर 150 करोड़ लोगों को संविधान में फंडामेंटल राइट्स दी गई है, तो मेरी अगर फंडामेंटल राइट है 150 करोड़ -1 जितने लोग बचते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करना हमारी ड्यूटी है। बात समझ में आई? अगर हम अकेले एनपी सिंह चाहते हैं कि उनको फंडामेंटल राइट है संविधान में, ये फंडामेंटल संविधान में राइट्स हमारी तभी प्रिजर्व होगी जब हम माइनस एनपी सिंह भारत के जितने लोग हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान में, उसके लिए हमारी वो फंडामेंटल ड्यूटी हो जाए, ये समझ पैदा हो। अन्यथा हर आदमी फंडामेंटल राइट के बारे में सोचता है अपने, तो सामूहिक रूप से कैसे फंडामेंटल राइट पूरी हो? ये दृष्टि भारत की है। हम अपनी फंडामेंटल राइट की बात मान लो मनुष्यों तक कर लिया आपने, 150 करोड़ लोगों तक की बात। ह्यूमनिज्म का जो वेस्टर्न फिलॉसफी की हम पूर्णता में मान लें कि मानव, पूरे मानव के साथ हम हैं 9 अरब लोगों के साथ, लेकिन पर्वतों की फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? नदियों की फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? वनस्पतियों की, फॉरेस्ट की फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? क्या पशु पक्षियों की कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? क्या चंद्रमा की कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या? जब चाहोगे तब लेके उपग्रह पहुंच जाओगे बिना उससे इजाजत लिए हुए। ये जो एक दृष्टि है ना, ये वेस्टर्न दृष्टि है, जहां पर कि फ्रांसिस बेकन कहता था कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, तुम उसका दोहन करने के लिए स्वतंत्र है मनुष्य। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। जब मनुष्य एक पक्ष में खड़ा है, दूसरी ओर विरुद्ध में दूसरा खड़ा है, कुरुक्षेत्र में प्रकृति खड़ी है, और प्रकृति को कितना भी हम शोषण कर लें अपने सुविधा के लिए, उसी में सुख तलाशेंगे, अपने अस्तित्व की परिभाषा को समग्र प्रकृति के हिस्से के रूप में नहीं व्याख्यायित करेंगे, तो कभी भी संपोषकी जो सस्टेनेबिलिटी की बात होती है नहीं हो सकती है। इस मॉडल में वही होगा जो हो रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए दृष्टि कहां से आएगी? भारत की। ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, संसार में जो कुछ भी है ईश का तत्व है। ये जब आभास होगा तो हम नदियों की फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचेंगे। वो प्रकृति को दासी मानते हैं और हम प्रकृति को क्या कहते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हम आकाश को पिता कहते हैं, चंद्रमा को मामा कहते हैं। आजकल शादियां चल रही है ना खूब, शादी कैसे तय होती है? भारत की संस्कृति कैसे आम व्यवहार में है, लोग समझ नहीं रहे होंगे, हो सकता है कि वो ज्ञान परंपरा कैसे उनके आचरण में यथावत पीढ़ी दर पीढ़ी उतर गई है। अब कोई एस्ट्रोलॉजर उसमें बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दृष्टि की बात कर रहा हूं कि आप अपनी जो लड़की की शादी तय करते हो तो सामान्य रूप से किससे राय लेते हो? आप कहोगे अपने रिश्तेदारों से राय लेते हैं, तारीख निर्धारण में नहीं लेते हो। आप सबसे पहले किससे पूछते हो? हे सूर्यदेव, आपकी अनुमति किस तारीख को किस क्षण में है? हे शुक्र महाराज, हे वीनस, हे जुपिटर, हे सैटर्न,
राहु केतु सबसे पूछते हो ना कि आपकी इजाजत है सामूहिक रूप से कि नहीं कि मैं शादी करूं। जब वो कहते हैं हाँ कर सकते हो, तब फिर हमने रिश्तेदारों को बताते हैं भाई ये डेट में उनकी इजाजत है, आप लोग बताओ किस दिन आपको सुविधा है ज्यादा। ये क्या है संस्कृति? ये संस्कृति है कि सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं जीने की, समूचे ब्रह्मांड के साथ जीने की। ये हमारी संस्कृति की मान्यता है। लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पक्ष था हम भूल गए। हम उसके रिचुअल पक्ष की ओर तो जानते हैं, कर्मकांडी पक्ष जानते हैं, दार्शनिक पक्ष उसका भूल गए कि प्रकृति के साथ एकात्म होने का भाव जो हमारी संस्कृति की है, वही संस्कृति विश्व का रक्षण कर सकती है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड अगर इस दृष्टि को लेकर चल रहा है तो भारत के अंदर गरिमा, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने, भारत के बच्चों में नौकरी परकता की बजाय नेतृत्व परकता का भाव विकसित करने, उनके अंदर आत्मविश्वास को उत्पन्न करने, उनके अंदर आधुनिक विज्ञान में आगे बढ़ने के साथ साथ उस दृष्टि को विकसित करने जो भारत की संस्कृति प्रवक्ता रही है, ये लाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। ये इसकी विशेषता है। शिक्षा दो चीज देती है, दृष्टि और दक्षता, एक कॉम्पिटेंसी और एक विजन। विजन इंपॉर्टेंट है नहीं है? एक छोटा सा उदाहरण, रावण और राम में क्या किसी युद्ध करने में दक्षता में कमी थी क्या? किसी में इनमें रावण कमजोर था क्या युद्ध में? क्या उसके बाद शस्त्र कम थे क्या? उसके बाद टेक्नोलॉजी तो ज्यादा हायर टेक्नोलॉजी थी। लेकिन राम इसलिए विजयी हुए कि उनके अंदर जो बोध था ना, दृष्टि जो थी वो नारी के सम्मान की थी, नारी के अपहरण की नहीं थी, इसलिए विजयी हुए। ये दृष्टि है भारत की, दक्षता एक ही है दोनों की, दृष्टि है भिन्न। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की दृष्टि है रामत्व की प्रतिष्ठा करना हमारे मानस में। धार्मिक मतलब पंथिक दृष्टि से, रिलीजन की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं। हम बच्चों का राम को पढ़ा रहे हैं तो राम को क्या ज्ञान परंपरा सीखनी चाहिए? राम से सीखना चाहिए कि तुम परीक्षा में परसेंटेज कमाने को सुसाइड करने को सोचते हो, तुम्हें नौकरी ना मिले सुसाइड करने को सोचते हो, बिजनेस में थोड़ा घाटा हो गया तो सोचते हो, स्कूल अगर बंद होने लगा कोरोना में तो डिस्ट्रेस और एंजाइटी में लेट जाते हो। लेकिन कल्पना करो जिसको राजगद्दी मिलने वाली है सुबह, उसको जंगल भेज दिया जा रहा है बिना शून्य के साथ, और फिर भी वो पिता के साथ मर्यादा नहीं तोड़ता, और उस मां के साथ भी मर्यादा नहीं तोड़ता जिसकी वचनबद्धता के कारण उन्हें जाना पड़ रहा है, उसके प्रति भी सम्मान है। और अगर निषाद गुरु उनको राज्य देते हैं कि रह लो हमारे राज्य में, हम देते हैं राज्य आपको, आप राजा हो, आप ऐसे वनवासी मत जाओ, सखा भाव में रहो, मैं आपका दास्य बन के रहूंगा, तो कहते हैं नहीं, पिता का आदेश है मुझे वनवासी होकर रहना, मैं किसी जगह राज्य नहीं कर सकता। और शून्य से अनंत तक की यात्रा करते हैं वो, इतने विघ्न आए, व्यवधान आए, पत्नी का अपहरण हुआ, स्वयं बेहोश हुए लक्ष्मण के साथ एक बार, जहां हनुमान जी ने मदद की, फिर लक्ष्मण बेहोश होते हैं, फिर कैसे संजीवनी आती, सारा इतिहास पढ़ते हैं आप लोग। तो रामत्व क्या है? रामत्व ये है कि अनिश्चितताओं का अभिनंदन करने का सामर्थ्य रखो। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है उसका अभिनंदन करो, सहर्ष। कैसे करो? अपने विश्वास के साथ, अपने पुरुषार्थ के साथ, अपने कर्म के साथ, और साथ ही मर्यादा के साथ। अमर्यादित आचरण मत करो, राज्य प्राप्त करने के लिए भी, किसी पर विजय प्राप्त करने के लिए भी मत करो। आपने इसीलिए हमने अपनी पुस्तकों में हिंदी में बहुत प्रमुखता से रखा है विजय रथ। विजय रथ कितने लोग पढ़े हैं रामचरितमानस का? शिवनंदन, अरे और कोई पढ़ा ही नहीं है। जो राम रावण युद्ध के समय जो विभीषण कहते हैं, रावण रति विरत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कहीं पढ़ा ही नहीं है। आप पढ़ेंगे ना हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबों में, अपने बच्चों को पढ़ाना, आप भी पढ़ना।
जो राम उत्तर देते हैं ये पूरा सनातन का सार बता देते हैं रामचरितमानस में। हम लोग दूसरी चीजों में ज्यादा अटके रहते हैं, रामचरितमानस में जो असली ज्ञान परंपरा है उससे दूर है। जब वो कहते हैं सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रघु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति धर्म संतोष कृपाना। पढ़ा नहीं कभी? इसीलिए मैं कह रहा हूं हुजूर अब भी चेत जाओ, और अगर संस्कार से युक्त बच्चों को रखना चाहते हो, भारतीय दर्शन के साथ इस धरती पर जीने लायक बच्चों को बनाना चाहते हो, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ो। ये मैं सिर्फ कोई अपना हित नहीं है, मैं बहुत अनौपचारिक रूप से बता दूं कि मैं कोई वेतन नहीं लेता इस काम के लिए। मैंने एक वानप्रस्थी के रूप में अपनी सेवा को विगत 5 वर्षों से दे रखा है, एक पैसे नहीं लेता हूं, न संस्था से न किसी भारत सरकार से, किसी से नहीं लेता हूं, पेंशन है उससे काम चलाता हूं। इसलिए कि मुझे लगा कि जो भारत की संस्कृति है, मुझे जो ऑफर भी किया गया तो मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थी हूं। 60 साल के बाद अगर अर्थार्जन मैं अपने लिए करता हूं तो सनातन की दृष्टि से पाप करता हूं। वानप्रस्थ की अवस्था कहती है कि आप लोकहित के लिए काम करो, जो भी ऊर्जा सामर्थ्य तुम्हें ईश्वर ने दिया है। 60 साल तक बहुत हो गया गृहस्थ जीवन, क्या मतलब स्मशान घाट तक जाने तक, कब्रिस्तान तक जाने तक गृहस्थ ही बने रहोगे? घर में बैठ करके खांसते रहोगे और अपनी बहुओं को कोसते रहोगे, या अपनी सास को, जो भी स्थिति है, ये क्या कर रहे हो तुम? ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा इसकी इजाजत नहीं देती। वो कहती है कि आप अपने सामर्थ्य को सामाजिक हित में लगाओ। देखो सामाजिक हित में लगाओ, स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगी, दवा की जरूरत नहीं। जो बीमार लोग हैं उनसे कह दो, अभी एक रिसर्च चाहिए, अचानक याद आया मुझे, परसों एक रिसर्च चाहिए वेस्टर्न साइंटिस्ट की। वो कहते हैं कि जब आप किसी की सेवा करते हो ना, सेवा भाव, तो ऐसे हार्मोन्स पॉजिटिविटी के आते हैं कि आपके तमाम रोगों का उपचार आपकी बॉडी के इनर हीलिंग से हो जाता है, सेवा करने से। रिसर्च है, वेस्टर्न वाले कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भाई अगर वानप्रस्थी होकर के समाज की सेवा करोगे तो एंजाइटी नहीं होगी, आप खुश रहोगे, दूसरों की खुशी में खुशी तलाशोगे, तो एंजाइटी कहां से होगी? एंजाइटी तो तब होगी जब हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा मरते दम तक करते रहोगे, एंजाइटी होगी। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा इस तरह से स्थापित कर रहा हूं, सिर्फ फिलॉसफी और कहानी के रूप में नहीं, लेकिन हाँ कैसे बच्चों की भाषा, बच्चों की कविताओं के माध्यम से, बच्चों के उम्र के अनुसार कंटेंट के माध्यम से हम बच्चों की उम्र के अनुसार ध्यान रख रहे हैं। ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं दे रहे हैं कि वो ऊँगने लगे। अभी कुछ लोग ऊँग रहे थे इसलिए मैंने थोड़ा भाषा बदल दिया था। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ पेडागॉजिकल अप्रोच में कमी हो रही है हमारे। पेडागॉजिकल अप्रोच तो चाहिए कि भाई जब ये सब बताएं, सास बहू का झगड़ा बताएं, ये सब चर्चा करें तो शायद लोग थोड़ा सा खुल जाता है दिमाग। जहां बौद्धिक बात करो वहां वो योग निद्रा शुरू हो जाती है। और इसीलिए ये शिक्षा व्यवस्था में इसीलिए कमियां हैं बंधुओं बहनों, कि हम बच्चों में बौद्धिक विमर्श को हमने खिसका दिया है। 1-1 लाख लोग 7-7 दिन प्रवचन सुन रहे हैं, मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, सुनो प्रवचन। लेकिन उस प्रवचन के दौरान जो प्रवचन करता लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, उनसे मिलते रहते हैं लोगों से, हम भी मिलते हैं, कहता हूं जरा भारत की उसकी बात करो, उस स्किल की बात करो जो 21वीं सदी में उपयोगी है, जो 21वीं सदी में 2025 में भारत के युवा को विश्व में सामर्थ्यवान, नेतृत्व पर क्षमता से युक्त टीचर्स बहुत हमारे साथ जुड़े हैं। 2000 प्रोफेसर और 4000 टीचर्स पूरे देश के जुड़े हैं। और हम अपनी ज्ञान परंपरा में आदिवासियों को भी उतना सम्मान दे रहे हैं, दक्षिण भारत को भी पूरा सम्मान दे रहे हैं, उनकी भाषाओं को सम्मान दे रहे हैं,
कश्मीर को भी दे रहे हैं, असम को, नॉर्थ ईस्ट को भी दे रहे हैं। दिल्ली सेंट्रिक इतिहास या नॉर्थ इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम नहीं, बल्कि पूरे भारत को समग्र रूप से गढ़ने की बात कर रहे हैं। उसमें एक हमने कहानी डाली चौथी कक्षा में कि कैसे हम उपनिषद की भावना को और सभी समान है कैसे डालें। जो भी हम कह रहे थे ना, यस्व सर्वाणि भूतानि आत्मनि और पुरुष, इसको बच्चे कैसे समझे। हमने कहानी डाली कि एक पुजारी है, उनकी एक बेटी है, चौथी कक्षा में पढ़ती है, मतलब उसी उम्र का दिखाया हमने, चौथी की किताब में है कहानी, अंग्रेजी में। पुजारी कहते हैं कि बगल में एक कोई कार्यक्रम है रिश्तेदार के, मैं वहां जा रहा हूं, आज तुम शिव को दुग्धाभिषेक कर देना। बेटा डेली वो जाती थी, डेली अपने पिता के साथ शाम को, सुबह शाम संध्या में वो भजन भी गाते थे पिताजी, शिव सबके हैं, शिव सबके हैं, शिव सबके हैं, गीत ऐसा था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शिवो हम शिवो हम शिवो, तो तमिल बैकग्राउंड का है। फिर वो आते हैं जब लौट करके तो कहते हैं दूध पिला दिया, दुग्धाभिषेक कर दिया। तो उसने कहा हाँ मैंने तो कर भी दिया, और शिव जी ने दूध पी भी लिया। तो उनका थोड़ा माथा ठनका कि मैं इतने दिनों से पिला रहा हूं, 55 साल हो गए आज तक नहीं पिए, ये किसको पिला के आ गई। तो दूसरे दिन फिर उन्होंने उससे झूठ बोला कि मुझे आज भी जाना है, आज भी जरा दुग्धाभिषेक कराना। पीछे पीछे 100 मीटर छिप छिप करके पुजारी जी भी जा रहे थे। देखा उन्होंने तो कुत्ता परेशान सा गिरा, हाफ रहा था, उसी को दूध पिला रही थी बच्ची। तो दौड़ते हुए गुस्से में, जैसा बाप का अधिकारी होता है बच्चों पर गुस्सा करना, है कि नहीं। जब तक बाप और टीचर गुस्सा ना हो बच्चों पर, तो फिर क्या बाप क्या टीचर, है? ये हमारा स्वभाव बन गया है उल्टा पुल्टा। तो वो ना पकड़े हाथ तो बोले ये क्या बदतमीजी है, ये तो गलत बात है। तुम, मैंने कहा था शिव को दुग्धाभिषेक करने को, तुम इसका मतलब कल भी इसी कुत्ते को पिलाई होगी। तो उसने कहा नहीं 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 पिताजी, कल इनको नहीं पिलाई थी। फिर बोले किसको पिलाई थी? बोले मंदिर गई थी। बोले मंदिर में किसको पिलाई? तुम कह रही थी पी लिया। तो बोले जैसे ही मैं शिवलिंग की ओर बढ़ रही थी, एक भिखारी पुजारी टाइप वो भी लग रहा था, वो गिर गया था, भूखा हुआ था, बेहोश लग रहा था, मैंने उसको पिला लिया पिताजी। तो कहने लगे बेटा तुमने ऐसा अनर्थ क्यों किया, शिव तो नाराज हो जाएंगे। 2 दिन तुमने दुग्धाभिषेक की श्रृंखला तोड़ दी, जैसे रिचुअल वाले कहते हैं, जो अति कर्म कांडी है वो इसी तरह की बात करते हैं। तो उस बच्ची ने जो उत्तर दिया वो बता रहा हूं। उसने कहा पिताजी रोज तो आप ही भजन में कहते हो कि शिव सब में है, शिव सब में है, तो मैं तो सोची इनमें भी होंगे, ये परेशान है, इन्हीं को पिला दूं। तो इस तरह की मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है आपको। हमारी पुस्तकों में भारतीय दर्शन को जैसे हम आपको समझा रहे हैं उस तरह नहीं समझाते हैं बच्चों को। आप तो मैच्योर लोग हैं, आप तो विद्वान लोग हैं, आप तो एनालिसिस है आपके पास, इसलिए मैं उसको थोड़ा संकेत दे रहा था व्यापक फिलॉसफी वाले को। इस तरह से समझा रहे हैं। अगर हम कहीं गणित समझा रहे हैं तो कई लोग कहते हैं कि आप अगर वैदिक गणित पढ़ा दोगे तो बच्चा कैसे इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा। अरे हमने कहा भाई उससे हम वंचित नहीं कर रहे हैं, उसमें और अच्छा पढ़वा रहे हैं। प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वाले हमारे साइंस की किताबों के चेयरमैन है डेवलपमेंट कमेटी के, और कम से कम आईटी के 50 प्रोफेसर और पीजीटी 50 लगे हुए। एक एक चैप्टर को एक एक दिन भर लोग एडिट करते हैं लिखने के बाद, और वर्मा जी 18 बार पढ़ते हैं, क्योंकि हम ऐसी साइंस की किताब बनाना चाहते हैं कि जब आप क्या इंटरमीडिएट करे बच्चा तो जेई नीट में भी जाना चाहे तो वहां भी सफल हो सके, वैज्ञानिक होना चाहे, शोध करना चाहे, तो उसको भी असली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। जैसा संगीता कह रही थी पंचपति जो हमने तय किया है, वो भी ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम निकला सीबीएसई का रिजल्ट तो बेटा पाया सारे विषय में 100 आउट ऑफ 100, और जब वही जेई में एग्जाम दे रहा है तो परसेंटाइल आ रही है 48, तो उस दिन तो बच रही थी बधाइयां और उस दिन छा गया मातम। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी शिक्षा है?
कि आप 100 आउट ऑफ 100 की होड़ लगी हुई है। रामचरितमानस कब हिंदी में 100/100 कैसे आ जाता है भाई लिटरेचर में? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। क्या रामचरितमानस का कोई दोहा, उसका अर्थ क्या गोस्वामी तुलसीदास के बराबर या उससे बेहतर लिख देता है बच्चा? क्या पूरा का पूरा नंबर दे देते हो? मैं हमारे जमाने कुछ लोग तो होंगे ही। 78 में मैंने इंटरमीडिएट किया था, यूपी बोर्ड में टॉप किया था। मेरा नंबर तो 84.2% था। आज तो 84.2% पर मुझे लगता है माता जी बच्चे को भोजन भी नहीं देंगे कि तुमने तो बड़ा बेइज्जती करा डाला। तो ये जो डाइकोटॉमी है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, तो हम सिर्फ दृष्टि, भारत की दृष्टि उसी रूप में नहीं दे रहे जो कह रहे हैं, ये भी देना चाहते हैं कि बच्चे को स्ट्रगल करना सिखाओ, उपलब्धियों के लिए उन्हें संघर्ष करने की आदत। तो किताबें हमारे एक बार पढ़िए, उसको फिर आपको समझ में आएगा कि जो हम एक फिलॉसफी या जो नैरेटिव बता रहे हैं उसमें हम कितने कारगर वहां हुए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है, आपका और सुझाव है, तो अभिनंदन है उसका। कोई परफेक्ट नहीं होता। अभी तो इस दिशा में हम एक यात्री, अभी तो बहुत परिपक्व होना है इसमें हमको भी। लेकिन जहां एक पूरी धारा दूसरी धारा की ओर बदलेंगे, तो धारा इस रूप में नहीं बदल रही है कि वो जेई नीट में नहीं आएगा या आईएएस नहीं बनेगा या सोशल साइंटिस्ट नहीं होगा। सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होगा, लेकिन वो रावण नहीं होगा, वो दुर्योधन नहीं होगा, वो कर्ण नहीं होगा, वो राम होगा, कृष्ण होगा, शिवत्व होगा, सत्यत्व होगा। सही संदर्भों में भारतीय दृश्य से अपने सामर्थ्य का प्रयोग करेगा और लोकहित के लिए अपनी विद्या और बुद्धि और वैदुष्य का प्रयोग करेगा। अपने सामर्थ्य का प्रयोग किसी के अपहरण, अतिक्रमण, किसी को लूट, किसी के शोषण में नहीं करेगा, बल्कि वह सेवा के माध्यम से अधिकार प्राप्त करेगा। अधिकार पाके सेवा की दुर्दशा नहीं करेगा। ऐसा बच्चों को गढ़ने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की दृष्टि है। लीगैलिटी हमने पहले बता दी। आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग जुड़ सकते हैं जुड़े, जो नहीं जुड़ सकते हैं कम से कम जहां भी जुड़े हैं आप, वहां बच्चों को इस दृष्टि से तो जोड़ें। अन्यथा हम संस्कार विहीनता, आक्रामकता, आत्महत्याएं, तलाक, टूटते परिवार, गुरुजनों का सम्मान का अभाव, वरिष्ठों के सम्मान का अभाव, जो रोना रोते रहते हैं, तो ये रुदन करना छोड़कर हमें इस दिशा में एक सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। भारतीय शिक्षा बोर्ड उसकी पहल कर रहा है। 2 दिन पहले बड़ी अच्छी बात लगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी रामनाथ गोयनका के लेक्चर में पूरा 50 मिनट में 40 मिनट यही बोल रहे थे जो मैं 5 सालों से बोल रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर इस धारणा के प्रवक्ता अगर भारत का प्रधानमंत्री करने लगेगा, तो जाहिर है कि शायद चेतना में और एक जागृति आएगी। हम तो कुछ लोगों को जागृत कर सकते हैं, तो पूरे देश को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्टी का व्यक्ति नहीं होता प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत का होता है। अगर वो कोई बात कह रहा है, XYZ कोई भी प्रधानमंत्री, तो उसकी बात पर ज्यादा गौर करते हैं लोग, ध्यान देते हैं। तो आप आइए रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 10 साल में बदलेंगे हम। 10 साल मौका दिए, इसीलिए दिए हैं कि जब अभी बोर्ड से जुड़े होगे ना, हमारे ये बोर्ड उन्होंने ही बनाया इसी दृष्टि से। स्वामी जी ने रखा लक्ष्य, इन्होंने मान लिया, 2019 से बना दिया। अब वो कह रहे हैं इससे जुड़ो, तो जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। मौखिक तो नहीं जुड़ोगे, किसी सिस्टम से तो जुड़ोगे। सिस्टम भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने दिया हुआ है। आइए जुड़िए। आपका अभिनंदन है, आपने इतने धैर्य से सुना। श्रोता होना सबसे बड़ा कठिन काम है, वक्ता होना बहुत आसान है। श्रोता होना बहुत कठिन है, और भी बौद्धिक बातों में तो बहुत ही कठिन है। मतलब राधे राधे कह के नाचना गाना हो तो दिन भर गाएंगे, लेकिन राधा कौन है, कृष्ण कौन है, उनका तत्व क्या है, उनको अपने चरित्र में आत्मसात कैसे करें, इस पर बात करने लगेगी तो लोग नींद आने लगेगी। तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को नींद नहीं आएगी भविष्य में। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब ये से 12 साल 14 साल 15 साल पढ़ लेंगे हमारे बोर्ड से, तो उन्हें कहेंगे कोई गलत पाठ पढ़ा रहा होगा, तो कहेंगे नहीं नहीं, भारत की संस्कृति भेद की नहीं है, अभेद की है। और 150 करोड़ लोग मिल करके आचार्य चाणक्य के अखंड भारत का निर्माण करेंगे, पंथों जातियों में उलझ करके
और अंधविश्वासों में और गलत व्याख्याएं ज्ञान परंपरा की करके राष्ट्र की छवि के सामर्थ्य को धूमिल नहीं करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।